आज हम सीखेंगे एलटी रैज प्रोसीजर के बारे में। रैज प्रोसीजर यूवी को अगर नेटवर्क को एक्सेस करना है किसी भी पर्पज़ से, चाहे वो इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए हो या फिर वॉइस कॉल के लिए हो, तो पहले रैज प्रोसीजर होगा। रैज प्रोसीजर में की जो सारी इन्फॉर्मेशन है, रैज प्रोसीजर बोलेंगे या फिर नेटवर्क की सारी इन्फॉर्मेशन जो है एमआईबी एसआईबी के थ्रू जो है यूवी को रिसीव होती है। यूवी फिर अपने आप को उसके लिए सिंक्रोनाइज कर लेता है। इसको फिर नेटवर्क एक्सेस करने के लिए, सेलेक्शन के लिए सारा इन्फॉर्मेशन जो है एसआईबी में मिल जाती है। कुछ इन्फॉर्मेशन एमआईबी में नेटवर्क के बारे में, बाकी सब एसआईबी में उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। तो रैज प्रियम्बल जिसको लेके नेटवर्क को एक्सेस करना है वो इन्फॉर्मेशन सिप 2 में रिसीव होती है इसको। तो अब क्या करेगा, इसको यूवी को नेटवर्क को एक्सेस करना है। तो एक्सेस करना है तो ये एक रैंडम एक्सेस प्रियम्बल सेलेक्ट करेगा जिसकी एक आईडी होगी, रैंडम एक्सेस प्रियम्बल आईडी। उसको RARNTI ये करस्पॉन्ड कर रहा है कि कौन से सब फ्रेम में उसको वो सेलेक्ट कर रहा है, प्रियम्बल जो है उसके करस्पॉन्डिंग RARNTI होगी। तो RAPID और RARNTI दोनों चीज़ें जा रही हैं ई नोड बी को भेजा इसने प्रियम्बल कि हमको नेटवर्क को एक्सेस करना है। तो ई नोड बी जो है उसको RAR उसके अगेंस्ट में जो है रैच के रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में RA रिस्पॉन्स भेजता है, रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स, जिसमें हम देख रहे हैं कि रिसोर्स एलोकेशन फॉर RAR रहेगा और दो पार्ट रहेंगे, इस RAR DLSCH जो रिस्पॉन्स रहेगा। तो जब ये इसको रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स में रहेगा अपलिंक ग्रांट मैसेज और टाइमिंग एडवांस इंस्ट्रक्शन भी रहेगा। तो जब अपलिंक ग्रांट में इसको अपलिंक रिसोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई यूवी को, तो यूवी उस रिसोर्स में जो है वो RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा। उसमें पर्पज ऑफ जो है कॉज रहेगा, क्या कॉज है जो है, और वो रिक्वेस्ट जो है कॉमन कंट्रोल चैनल जो लॉजिकल चैनल यूज होगा, ट्रांसपोर्ट चैनल अपलिंक शेयर्ड चैनल यूज होगा और फिजिकल अपलिंक शेयर्ड चैनल यूज होगा। इसके थ्रू जो है RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर ई नोड भी जो है उसका रिस्पॉन्स करेगा RRC कनेक्शन सेटअप रिक्वेस्ट के थ्रू। इसमें क्या वो रिस्पॉन्स करेगा, कंटेंशन रिजोल्यूशन आइडेंटिटी, जिसमें एक इसको CRNTI भी अलॉट होगी। RAR में उसको टेम्प्रोरी CRNTI मिली थी, लेकिन अगर ये सक्सेस हो जाता है तो फिर क्या होगा, वो मेरा CRNTI हो जाएगा कि फर्दर जो है आगे जो भी कम्युनिकेशन होगा तो उसी CRNTI एक तरह से यूवी का एक आईडी है। बहुत सारे यूवी रहेंगे ई नोड बी के एरिया में, तो हर यूवी की अलग अलग CRNTI सेल रेडियो नेटवर्क टेम्प्रोरी आइडेंटिटी होगी। तो ये मेरा रैज प्रोसीजर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि RAR जो रिस्पॉन्स रिसीव होता है उसमें कैसे रिसीव होता है। तो उसमें देखते हैं कि ETRRBI सब हेडर है, फिर ETRAPID सब हेडर 1 है, ETRAPID सब हेडर 2 है। तो अलग अलग हम देख रहे हैं कि सब हेडर 1 सब हेडर 2 ये अलग अलग यूजर के लिए है, और हर हेडर के अगेंस्ट में फिर उसका पेलोड है RAR1 RAR2। अब हम पहले हेडर की बात कर रहे हैं, सब हेडर की बात कर रहे हैं, तो इसमें ETRRBI है। BI आपका E जो है एक्सटेंशन है कि कोई और हेडर प्रेजेंट है कि नहीं है, T टाइप है, R रिजर्व बिट है, BI बैकअप टाइमर है। बैकअप टाइमर क्या होता है कि अगर रैच रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो दोबारा से वो रैच प्रियम्बल ट्रांसमिट करने के लिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है कि तुरंत फिर रैच प्रियम्बल ट्रांसमिट करेगा यूवी, लेकिन अगर बैक ऑफ टाइमर ई नोड बी के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया यूवी को, तो बैक ऑफ टाइमर 10 मिली सेकंड भी हो सकता है, 1 मिली सेकंड भी होता है, वो ई नोड बी इंस्ट्रक्ट करता है यूवी को कितनी देर बाद उसको दोबारा से रैच प्रियम्बल भेजना है। दूसरा सब हेडर क्या है, ETRAPID, ये जो है रैंडम एक्सेस प्रियम्बल आईडी है, जो स्टार्टिंग वो रिक्वेस्ट भेजा था, तो जब वो उसके रिस्पॉन्स में ही जो है ये RAR भेजेगा, जिससे यूवी को पता रहेगा ना कि उसको लिए कौन सा रिस्पॉन्स है, तो RAPID के से ही क्लियर हो जाएगा। और ये है RAR पेलोड, जिसमें देखना है टाइमिंग एडवांस, अपलिंक ग्रांट और टेम्प्रोरी CRNTI रहेगी। ये बाद में जब रैच प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो ये टेम्प्रोरी CRNTI ही जो है परमानेंट CRNTI फॉर
दैट सेशन वो हो जाएगी। अपलिंक ग्रांट में जो है कि उसको अपलिंक के कौन से रिसोर्स अलॉट हुए हैं जिसके थ्रू जो है वो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा। अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं कि प्रियम्बल जो सेलेक्ट कर रहा है, वो जो यूवी जो प्रियम्बल सेलेक्ट करके इनोडबी को भेज रहा है नेटवर्क एक्सेस करने के लिए, तो वो प्रियम्बल हम देख रहे हैं कि 5 तरह के हैं। एफडीडी में 0, 1, 2, 3 यूज होते हैं। 4 जो है ये टीडीडी के लिए केवल यूज होता है। अब प्रियम्बल फॉर्मेट में हम देख रहे हैं कि क्या क्या है। प्रियम्बल फॉर्मेट में साइक्लिक प्रीफिक्स रहेगा, इसको बोल रहे हैं साइक्लिक प्रीफिक्स ड्यूरेशन, वो कितना है, माइक्रोसेकंड में है। जैसे फिर गार्ड टाइम है, सीक्वेंस ड्यूरेशन, जो प्रियम्बल सीक्वेंस है उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा। डेल्टा प्रियम्बल, ये आगे समझ में आएगा कि डेल्टा प्रियम्बल का यूज कहाँ हो रहा है। वो डेल्टा प्रियम्बल के लिए ऑफसेट है ये डीबी में, और हर प्रियम्बल का एक लिमिटेशन है कि कितनी दूर सेल रेडियस रहेगा तो वहाँ तक वो वर्क कर सकता है। जैसे प्रियम्बल फॉर्मेट 0 है, इसमें देख रहे हैं 14.5 किलोमीटर तक जा रहा है। प्रियम्बल फॉर्मेट अगर हम 1 सेलेक्ट करते हैं तो ये 77.3 किलोमीटर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं, लेकिन ये भी चीज़ें कंसिडर होती हैं। तो 77.3 किलोमीटर तक सेल रेडियस मेरा रहेगा कवरेज। 2 में 29.5 है, 3 है 100.2 है। ये मेरा किलोमीटर जो बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू जो है गार्ड टाइम और सीपी ड्यूरेशन। सीपी ड्यूरेशन जो है साइक्लिक प्रीफिक्स ड्यूरेशन, ये राउंड ट्रिप डिले और डिले स्प्रेड दोनों को कंसीडर करता है। और गार्ड टाइम जो है ये केवल राउंड ट्रिप डिले, यूवी रिसीव कर रहा है सिग्नल फिर सेंड कर रहा है, तो आने जाने के वेव में जो टाइम लग रहा है, तो दोनों को ये कंसीडर कर रहा है गार्ड टाइम। तो गार्ड टाइम मेरा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मेरा रेडियस बढ़ेगा, सेल रेडियस। जैसे हम प्रियम्बल फॉर्मेट 3 में देख रहे हैं कि 715.63 माइक्रोसेकंड में है, इतना गार्ड टाइम है, तो मेरा कवरेज रेडियस 100.2 किलोमीटर तक कवर हो जा रहा है। और 96 है तो 14.5 हो रहा है। यही प्रियम्बल फॉर्मेट 4 में की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गार्ड टाइम 9.38 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेल रेडियस मेरा केवल 1.4 किलोमीटर ही सर्व कर पा रहा है। तो मेरा सेल रेडियस भी जो है प्रियम्बल फॉर्मेट पे भी जो है डिपेंड करता है। अब प्रियम्बल होता, ये देख रहे हैं कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल में स्टार्टिंग में मेरा होगा साइक्लिक प्रीफिक्स, जिसका ड्यूरेशन हम देखें चार्ट में कि वो फॉर्मेट पर डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस का ड्यूरेशन भी फॉर्मेट पर सेलेक्ट होगा, 800 माइक्रोसेकंड भी हो सकता है, 1600 माइक्रोसेकंड भी हो सकता है, जैसा हम प्रियम्बल फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं। और गार्ड पीरियड या गार्ड टाइम। अब जो मेरा टोटल रिसोर्स ब्लॉक होता है उसमें से रैज प्रियम्बल के लिए टोटल 6 रिसोर्स ब्लॉक मेरे यूटिलाइज होते हैं। मतलब अगर मेरा 1.4 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ है तो कंप्लीट 6 रिसोर्स ब्लॉक जो है वो जो है रैज प्रियम्बल के लिए यूज होगा। हम नॉर्मली देखते हैं 15 किलो हर्ट्ज़ का आपका सब कैरियर होता था, लेकिन इस केस में रैज प्रियम्बल के केस में इसमें जो है 839 सब कैरियर होंगे और 1.25 किलो हर्ट्ज़ का सब कैरियर का बैंडविड्थ होगा। तो 1.25 किलो हर्ट्ज़ का सब कैरियर बैंडविड्थ ले रहे हैं, तो अगर हम 6 रिसोर्स ब्लॉक में कैलकुलेट करेंगे तो वो मेरा 839 सब कैरियर आ जाएगा, जिसमें हम 15 किलो हर्ट्ज़ ऊपर में अपर साइड में और 15 किलो हर्ट्ज़ लोअर साइड में। जैसे हम देख रहे हैं कि 839 इंटू 1.25 टोटल मेरा हो जा रहा है 1.04 मेगा हर्ट्ज़, और ऊपर नीचे 15 किलो हर्ट्ज़ 30 किलो हर्ट्ज़ हो गया मेरा गार्ड बैंड में यूज हो जा रहा है। तो टोटल हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं 1.08 मेगा हर्ट्ज़ यूटिलाइज कर रहे हैं। तो 1 रिसोर्स ब्लॉक हम जानते हैं 180 किलो हर्ट्ज़ बैंडविड्थ है, 6 रिसोर्स ब्लॉक 1.08 मेगा हर्ट्ज़। मतलब टोटल मेरा 6 रिसोर्स ब्लॉक में रैज प्रियम्बल जनरेट होता है। ये मेरा एक रेडियो फ्रेम के 2 सब फ्रेम में भी हो सकता है, 3 सब फ्रेम में भी हो सकता है, या फिर एक रेडियो फ्रेम के हम केवल एक ही सब फ्रेम में ये ट्रांसमिट हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रिसोर्स ब्लॉक 2, 3, 4, 5, 6 रिसोर्स ब्लॉक है। ऊपर 15 किलो हर्ट्ज़ के गार्ड बैंड है, और इसमें मेरा बीच में ये सीक्वेंस है, और स्टार्टिंग में साइक्लिक प्रीफिक्स, लास्ट में गार्ड पीरियड है या गार्ड टाइम है। जैसा बता दिए सीपी जो है साइक्लिक प्रीफिक्स
करस्पॉन्ड कर रहा है, राउंड ट्रिप डिले और डिले स्पीड दोनों को कवर कर रहा है। इसीलिए साइक्लिक प्रीफिक्स की वैल्यू हम देख रहे हैं ड्यूरेशन जो है गार्ड टाइम से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि अब ये गार्ड पीरियड जो है ये क्या कर रहा है, केवल राउंड ट्रिप डिले को कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब सेल रेडियस जो है कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, जो साइक्लिक प्रीफिक्स का ड्यूरेशन है, तो साइक्लिक प्रीफिक्स के ड्यूरेशन में चूंकि डिले स्प्रेड भी है, तो हम सेल रेडियस जो कैलकुलेट करेंगे प्रिम्बल फॉर्मेट के करस्पॉन्डिंग, मान लेते हैं प्रिम्बल फॉर्मेट 0 है मेरा, जिसमें मेरा गार्ड टाइम जो है 96.88 माइक्रोसेकंड था। तो इसको हम सेकंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 96.88 इंटू 10⁻⁻6 सेकंड हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड क्या होगी, जो मेरी स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसमें हम इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और मल्टीप्लाइड बाई टाइम अगर करते हैं तो ये मेरा टोटल आ जाता है कैलकुलेट करने पे 29.06 किलोमीटर। ये क्या है, मेरा राउंड ट्रिप टाइम हो गया, क्योंकि राउंड ट्रिप डिले का जो डिले था उसके करस्पॉन्डिंग हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे। तो सेल रेडियस अगर हम निकालेंगे तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 14.5 किलोमीटर। जैसा कि हम टेबल में देखे भी थे कि प्रिम्बल फॉर्मेट 0 में 14.5 किलोमीटर जो है सेल रेडियस मेरा मैक्सिमम हो सकता है। तो ये था मेरा कैलकुलेशन कि कैसे सेल रेडियस हम कैलकुलेट किए एज पर प्रिम्बल फॉर्मेट। दूसरी चीज़ें इसमें आती हैं प्राच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स। प्राच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स क्या क्या चीज़ें बता रहा है। प्राच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स बता रहा है पहला चीज़ कि प्रिम्बल फॉर्मेट कौन कौन सा यूज हो रहा है। प्राच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स 0 से लेकर 63 तक होता है। ये हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम डिफाइन करते हैं। ये डिफाइन क्या कर रहा है कि प्रिम्बल फॉर्मेट कौन सा मेरा यूवी सेलेक्ट करेगा, आपका एसएफएन कौन सा यूज किस में ट्रांसमिट होगा, इवन है, एनी है, इवन है कि सब में होगा, या फिर इवन सब रेडियो फ्रेम में ट्रांसमिट होगा, और सब फ्रेम कौन कौन सा यूटिलाइज होगा। जैसे मान लेते हैं इवन है तो सेकंड रेडियो फ्रेम हो गया, उसका फर्स्ट सब फ्रेम में ही मेरा केवल जो है ट्रांसमिट होगा अगर हम प्राच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स 0 सेलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह प्राच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स अगर हम 3 सेलेक्ट कर रहे हैं तो किसी में भी हो सकता है, और सब फ्रेम केवल 1 सेलेक्ट करेगा। 9 अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये मेरा प्राच प्रियम्बल के लिए सब फ्रेम ज़्यादा हो जा रहे हैं, 1 4 7 3 हो जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमको रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम प्राच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे। अब आगे क्या आता है, जीरो कोरिलेशन जोन। इसकी वैल्यू आपकी 0 से लेकर 15 तक होती है। 0 नॉर्मली नहीं यूज होगा। अब ये क्या डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड क्या कर रहा है, ये मेनली आपको रूट सीक्वेंस इंडेक्स, मतलब प्रियम्बल जो है, हम ये देख रहे हैं कि 839 टोटल जो है सब कैरियर यूज हो रहा है, और 838 सीक्वेंस जो होते हैं। तो 838 सीक्वेंस को जो है हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल वाइज, कि मेरा प्रियम्बल जो है वो क्रैश ना हो, मैच ना करे एक सेल के दूसरे सेल से। तो यहाँ देख रहे हैं कि सिग्नल वैल्यू, जो सिग्नल होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है। जैसे 1 के करस्पॉन्डिंग 13, 2 के करस्पॉन्डिंग 15। तो हम मान लेते हैं 1 एक्चुअल वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग 13। 13 क्या है, 13 है साइक्लिक शिफ्ट। पहले था साइक्लिक प्रीफिक्स, प्रिम्बल फॉर्मेट में देखे थे, यहाँ पे ये साइक्लिक शिफ्ट। ये साइक्लिक शिफ्ट कर करके सीक्वेंस जो है प्रिम्बल सीक्वेंस जनरेट करता है। 838 रूट सीक्वेंस जो है उसमें जो है वो 13 का साइक्लिक शिफ्ट करके, अब 838 जो रूट सीक्वेंस है उसका मेरा लेंथ कितना है, क्योंकि मेरा कैरियर जो है सब कैरियर जो है वो 839 है, तो लेंथ मेरा हो गया 839। तो 839 में हम 13 अगर साइक्लिक शिफ्ट यूज करेंगे तो मेरे जो है टोटल जो है 64 प्रियम्बल सीक्वेंस एक रूट सीक्वेंस में जनरेट होगा पर रूट सीक्वेंस। 839 से 13 डिवाइड कर दिए, 16 हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रियम्बल सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमको एक सेल में मिनिमम जो है 64 जो है प्रियम्बल सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट सीक्वेंस
रिक्वायर्ड पर सेल, तो मतलब हमको एक सेल में कितने रूट सीक्वेंस चाहिए, एक चाहिए। तो हमको प्लानिंग में काफ़ी आसानी हो जाएगी। मेरे पास 838 सीक्वेंस है, तो हम आसपास सब में आसानी से प्लान कर सकते हैं। इसमें मेरा जो है सेल रेंज 0.76 है। इसी तरह जीरो कोरिलेशन जोन अगर हम मान लेते हैं कि 8 है, 8 में देख रहे हैं कि एक्चुअल वैल्यू जो है 46 है, मतलब साइक्लिक शिफ्ट 46 का यूज कर रहे हैं। 46 का साइक्लिक शिफ्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रियम्बल जो पर रूट सीक्वेंस जनरेट होगा वो 839 डिवाइड बाई 46, मतलब 18 मेरे प्रियम्बल सीक्वेंस जनरेट होंगे एक रूट सीक्वेंस से। हमको एक सेल के लिए कितने रिक्वायरमेंट है, 64। तो मतलब हमको मिनिमम जो है 4 जो है रूट सीक्वेंस पर सेल रिक्वायर्ड होंगे। तो हमको एक सेल में 4 रूट सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा रीयूज पैटर्न कम हो जाता है, 209 होता है। इसी तरह जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 15 में यहाँ 419 का साइक्लिक शिफ्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे एक रूट सीक्वेंस से केवल 2 प्रियम्बल सीक्वेंस जनरेट हो रहे हैं। तो मतलब हमें एक सेल में मिनिमम 32 आपको रूट सीक्वेंस डिफाइन करने पड़ेंगे। 32 रूट सीक्वेंस डिफाइन करने पड़ेंगे, तो मेरे पास रीयूज पैटर्न बहुत कम बचता है 26 का। तो ये भी हम एज पर अपने रिक्वायरमेंट जो है जीरो कोरिलेशन जोन जो है डिफाइन कर देंगे, 0 से लेकर 15 तक में जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब सेल रेडियस भी देख रहे हैं, उस हिसाब से कम ज़्यादा है। हमको सेल रेडियस कितना चाहिए, मान लीजिए 5.48 किलोमीटर चाहिए तो हम 8 डिफाइन करेंगे। हमको 7.34 चाहिए तो 9 डिफाइन करेंगे। जैसा हमको रिक्वायरमेंट है कवरेज की उस हिसाब से डिफाइन करेंगे। अब साइक्लिक शिफ्ट के हिसाब से जो रेडियस दिखा रहा है, सेल रेडियस दिखा रहा है कि 38 का साइक्लिक शिफ्ट है तो मेरा 4.33 किलोमीटर, ये चीज़ें कैसे आ रही हैं। इसमें क्या दिखा रहा है कि जो मेरा प्रियम्बल सीक्वेंस है वो हम देखें 800 माइक्रोसेकंड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल जो रूट सीक्वेंस है वो 839 के लेंथ के हैं। तो 839 लेंथ मेरे 800 माइक्रोसेकंड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ड्यूरेशन ऑफ जीरो कोरिलेशन जोन हम NCS-1 इंटू 800 डिवाइड बाई 839 माइक्रोसेकंड आ जाएगा। NCS जो है वो साइक्लिक शिफ्ट वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रांसमिटेड वैल्यू नहीं है, वो एक्चुअल वैल्यू है। तो हम एग्जांपल में लेते हैं कि मान लेते हैं 13 है मेरा, 13 मतलब हम ले रहे हैं जीरो कोरिलेशन जोन 1। तो 13-1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डिले स्प्रेड इसमें भी कंसीडर होता है। तो डिले स्प्रेड हम मान लेते हैं 6.4 माइक्रोसेकंड का हो रहा है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल मेरा जो राउंड ट्रिप प्रोपोर्शन डिले आ रहा है 5.04 माइक्रोसेकंड आ रहा है। 5.04 माइक्रोसेकंड के हिसाब से अगर हम कवरेज कैलकुलेट करते हैं, चूँकि सेल रेडियस करना है तो डिवाइड बाई लास्ट में 2 कर देना होगा, तो मेरा 756 मीटर, मतलब अप्रॉक्स 0.756 किलोमीटर, जैसा कि देख रहे हैं 0.76 किलोमीटर, तो वो मेरा आ जाएगा। तो साइक्लिक शिफ्ट पे भी कवरेज मेरा डिपेंडेंट कर रहा है। अब हम देखते हैं जो मेरा लेयर 3 मैसेज में जो वैल्यू आती है रैज के करस्पॉन्डिंग, कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, किसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आती है रैज के पैरामीटर कि नंबर ऑफ आरए प्रियम्बल्स कितने हैं। टोटल हमको एक सेल में 64 प्रियम्बल्स डिफाइन करने होते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आरए प्रियम्बल्स 9 के करस्पॉन्डिंग एंड 40, मतलब 40 दिखा रहे हैं। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आरए प्रियम्बल्स 2 तरह के होंगे, एक होंगे कॉन्टेंशन बेस्ड, एक होंगे कॉन्टेंशन फ्री। कॉन्टेंशन फ्री जैसे हैंडओवर में या डेडिकेटेड मोड में यूज होंगे। और तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कॉन्टेंशन बेस्ड है 40, तो मेरे इसका मतलब सिंपल सा है कि बाकी मेरे कॉन्टेंशन फ्री होंगे के यूज हो रहा है, जो बचे 24। अब साइज ऑफ आरए प्रियम्बल्स ग्रुप ए ये दिखा रहा है 32। अब कॉन्टेंशन बेस्ड में भी ग्रुप ए या ग्रुप बी, ग्रुप ए या ग्रुप बी होंगे। तो ये बोल रहा है कि ग्रुप ए का जो साइज है प्रियम्बल्स का वो N32, मतलब 32 प्रियम्बल सीक्वेंस है। 32 प्रियम्बल सीक्वेंस है, मतलब 0 से लेके 31 हो गया। तो 0 से लेके 31 लेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ग्रुप ए प्रियम्बल जो होंगे कहाँ से होंगे, 0 से लेके साइज ऑफ ग्रुप ए प्रियम्बल -1, इसको -1 कर देते हैं। तो ये तो
0 से 31 हो जाएंगे। फिर ग्रुप बी प्रियम्बल कितने होंगे, और दूसरा चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है ग्रुप बी प्रियम्बल कितने हो जाएंगे, इसके लिए भी है साइज ऑफ ग्रुप ए प्रियम्बल्स 2, मतलब ये जहाँ से हैं टू नंबर ऑफ आर ए प्रियम्बल्स -1, मतलब ये 32 लिखा रहा है तो 32 से होंगे, क्योंकि 31 तक तो ऑलरेडी ग्रुप ए के हो गए हैं, 32 से लेके फिर 39 तक -1 है, नंबर ऑफ आर ए प्रियम्बल्स -1, तो 32 से 39 ये ग्रुप बी के लिए मेरे रिजर्व हैं। फिर यहाँ देख रहा है कि मैसेज साइज ग्रुप ए, मतलब मैसेज जो साइज होगा, जो प्रियम्बल मेरे जा रहे हैं उनकी बिट साइज क्या होगी, तो वो 144 होगी। ये नॉर्मली 56, 144, 208 या 256 बिट्स का हो सकता है। तो ग्रुप ए के लिए थ्रेशोल्ड है कि 144 बिट हम यहाँ डिफाइन कर दिए। 144 बिट से अगर ऊपर होगा, और दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रुप बी कब सेलेक्ट होगा, तो मैसेज साइज जो है, जो मैसेज साइज ऑफ ग्रुप ए है, जो थ्रेशोल्ड है 144 बिट से मान लेते हैं ज़्यादा है, 208, 256, तो मेरा ग्रुप बी सेलेक्ट करना होगा। ग्रुप बी के प्रियम्बल ये सेलेक्ट करेगा, मतलब 32 से 39 तक यूवी जो है। लेकिन उसके साथ में दूसरा क्राइटेरिया भी है कि पी मैक्स माइनस पी मैक्स का है यूवी का अपलिंक ट्रांसमिट पावर मैक्सिमम है, माइनस टारगेट आर एक्स पावर है, माइनस डेल्टा प्रियम्बल। डेल्टा प्रियम्बल जैसा कि हर प्रियम्बल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। प्रियम्बल 0, 1 के लिए मेरा 0 ही होगा, कुछ के लिए फिर -3 है, फिर 8 भी है, और माइनस ग्रुप बी पावर ऑफसेट। ग्रुप बी पावर ऑफसेट यहाँ पे दिखा रहा है, मैसेज पावर ऑफसेट फॉर ग्रुप बी, यहाँ पे DB 10, मतलब 10 dB दिखा रहा है। अगर ये मेरा ग्रेटर देन पाथ लॉस होता है, अगर दोनों क्राइटेरिया मेरे फुलफिल करेंगे, तो ये ग्रुप बी के प्रियम्बल मेरा यूवी जो है सेलेक्ट करेगा। पहला चीज़ कि मैसेज साइज बड़ा होगा, दूसरा कि मेरा रेडियो कंडीशन ऐसा है। आगे पैरामीटर अगला है पावर रैंपिंग पैरामीटर्स। यहाँ पे पावर रैंपिंग स्टेप जैसे दिखा रखा है 1, जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है DB 2 dB है, इसका रेंज 0 to 4 और 6 dB होता है। और दूसरा पैरामीटर है प्रियम्बल इनिशियल रिसीव टारगेट पावर, जहाँ पे वैल्यू डिफाइन है 11, जिसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू है -98 dBm। इसका रेंज जो है -90 से -120 dBm हो सकता है। प्रियम्बल इनिशियल रिसीव टारगेट पावर और पावर स्टेप रैंपिंग स्टेप, ये सब किस चीज़ के लिए कैलकुलेट हो रहा है, ये कह रहा है कि प्राइज प्रियम्बल ट्रांसमिट पावर, मतलब यूवी जो है कितने पावर के साथ जो प्रियम्बल है, अरे प्रियम्बल है, उसको ट्रांसमिट करे। तो वो सेलेक्ट करता है कि मिनिमम पीसी मैक्स, मतलब मिनिमम अपलिंक ट्रांसमिट पावर जो यूवी का है, या तो वो मिनिमम रहेगा तो उससे करेगा, नहीं तो फिर मिनिमम अगर ये PL पाथ लॉस प्लस प्रियम्बल RX टारगेट पावर, तो जो प्रियम्बल इनिशियल टारगेट पावर है वो प्रियम्बल RX टारगेट पावर को कैलकुलेट करने के लिए काम आ रहा है। तो प्रियम्बल RX टारगेट पावर का फार्मूला है इनिशियल RX टारगेट पावर प्लस डेल्टा प्रियम्बल प्लस प्रियम्बल काउंटर -1 इंटू रैंपिंग स्टेप। अब मेरा प्रियम्बल फॉर्मेट 0 है, तो उसके लिए क्या होगा कि मेरा डेल्टा प्रियम्बल 0 हो जाएगा, और प्रियम्बल काउंटर अगर फर्स्ट बार अटैम्प्ट कर रहा है तो 1 - 1 0, मतलब रैंपिंग स्टेप का कोई मैटर नहीं करेगा, तो सीधे सीधे -98 हो गया। लेकिन अगर सेकंड टाइम अटैम्प्ट कर रहा है तो वहाँ रैंपिंग स्टेप जो है उसमें ऐड हो जाएगा। तो मिनिमम पावर जो भी रहेगा, या तो अपलिंक मैक्सिमम ट्रांसमिट पावर है यूवी का, या फिर प्रियम्बल RX टारगेट पावर प्लस पाथ लॉस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के ऐड करेंगे तो उस पावर के साथ जो है प्राइस जो है ट्रांसमिट होगा। पैरामीटर क्या क्या होते हैं, आगे है RA सुपरविजन इंफॉर्मेशन। इसमें देख रहे हैं क्या पहले दे रहा है प्रियम्बल ट्रांस मैक्स, मतलब अगर RAR में रिस्पांस में यूवी को उसके करस्पॉन्डिंग कोई रिस्पांस नहीं आया है, उस यूवी के करस्पॉन्डिंग जो है उस प्रियम्बल ID के करस्पॉन्डेंस में कोई भी रिस्पांस नहीं आया है, तो वो दोबारा से रैज प्रियम्बल ट्रांसमिट करेगा नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। तो वो कितनी बार कर सकता है, तो यहाँ पे डिफाइन है जैसा N20 20 टाइम्स कर सकता है। इसको डिफाइन हम कर सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके 200 तक डिफाइन कर सकते हैं, रेंज दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी डिफाइन है। RA रिस्पॉन्स विंडो साइज, ये यहाँ पर डिफाइन है 10
रेंज इसका 2 3 4 5 6 8 10 डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि रैज मान लेते हैं कि जो अपलिंक सब फ्रेम है, फर्स्ट सब फ्रेम में ये रैज प्रियम्बल ट्रांसमिट किया, उसके बाद ये 3 सब फ्रेम छोड़ के फिर उसके बाद ये विंडो स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ 10 है, मतलब उसके बाद ये 10 सब फ्रेम तक सर्च करेगा अपने RAR रिस्पांस का। यहाँ देख रहे हैं 4 से लेके आगे रेडियो फ्रेम के 3 तक, मतलब 10 सब फ्रेम हो रहे हैं। 10 सब फ्रेम तक वेट करेगा, मतलब सर्च करेगा। पहले 3 टाइम्स वेट करेगा, मतलब थर्ड सब फ्रेम से वो शुरू करेगा। 2 सब फ्रेम वेट कर रहा है, तीसरे सब फ्रेम से ये स्टार्ट कर रहा है सर्च करना RAR का। ये हो गया मेरा RA रिस्पॉन्स विंडो साइज। आगे आ रहा मैक कॉन्टेंशन रिजोल्यूशन टाइमर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये कितना देर वेट करेगा। पहला जब ये लेयर 3 मैसेज भेज देगा, ये सब फ्रेम के फॉर्म में है, 64 सब फ्रेम जो है, जब ये RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट UV भेज देगा तो उसके बाद रिस्पॉन्स का कितनी देर वेट करेगा। अगर 64 सब फ्रेम का जो ड्यूरेशन है उतने देर तक अगर इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ये दोबारा से फिर प्रियम्बल रैज के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। और ये मैक्स RRC। अब रैज के पैरामीटर के बाद आते हैं प्रैज के पैरामीटर, प्रैज कॉन्फ़िगरेशन। ये भी आपको लेयर 3 मैसेज में दिख जाएंगे। इसमें पहले आपको आ रहा है रूट सीक्वेंस इंडेक्स, प्रैज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स, और जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन, और प्रैज फ्रीक्वेंसी ऑफसेट। ये चीज़ें हम इसके बारे में थोड़ा सा अभी ऊपर देखे हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, प्रैज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स 3 सेलेक्ट कर रहा है। ये क्या बता रहा है आपको? अगर हम प्रैज में जाते हैं, प्रैज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स 3 मतलब बोल रहा है प्रियम्बल फॉर्मेट 0, और कह रहा है कि किसी भी रेडियो फ्रेम में ये ट्रांसमिट होगा और एक सब फ्रेम में ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन क्या मिल गई, प्रियम्बल फॉर्मेट की और सब फ्रेम की। अब आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है जीरो कोरिलेशन जोन 8। जीरो कोरिलेशन जोन 8। अब जीरो कोरिलेशन जोन के विंडो में जाते हैं, 8 यूज हो रहा है, मतलब हम देख रहे हैं साइक्लिक शिफ्ट 46 है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिल गई कि एक रूट सीक्वेंस से मेरा 18 प्रियम्बल सीक्वेंस जनरेट हो रहे हैं, और हमको पर सेल जो रिक्वायर्ड है वो 4 रूट सीक्वेंस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से हमको 2 चीज़ें मिल गई। अब तो रूट सीक्वेंस इंडेक्स का प्लानिंग हम जीरो कोरिलेशन जोन और प्रैज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स के बेस पे करेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि 4 हमको रूट सीक्वेंस रिक्वायर्ड है पर सेल, तो हम एक सेल में 0 अगर डाल देते हैं तो 0 1 2 3 4 रूट सीक्वेंस हो गए, उस सेल में ऑलरेडी डिफाइन हो जाएंगे। दूसरे सेल में क्या डालेंगे, हम 4 डालेंगे, तो वो 4 5 6 7 तक हो जाएगा। तो रूट सीक्वेंस इंडेक्स का प्लानिंग जो है हम जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से करेंगे। जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन भी डिपेंड कर रहा है प्रैज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स पे। तो ये मेरा हो गया रूट सीक्वेंस इंडेक्स, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। इसी तरह जीरो कोरिलेशन जोन मेरा कोई दूसरा रहेगा जिसमें मेरा 5 रूट सीक्वेंस रिक्वायर्ड है, तो हम 0 फिर उसके बाद 5 डालेंगे, क्योंकि हमको पर सेल 5 रूट सीक्वेंस रिक्वायर्ड होंगे। तो ये तो मेरा लॉजिकल रूट सीक्वेंस हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग जो है फिजिकल रूट सीक्वेंस वैल्यू अलग होती है। प्रैज फ्रीक्वेंसी ऑफसेट, ये FDD में क्या बताता है आपको, आपका लोकेशन ऑफ जो है, जो प्रियम्बल के लिए मेरा जो है रैज के लिए, रैज प्रियम्बल के लिए कौन सा जो है रिसोर्स ब्लॉक मेरा फर्स्ट रिसोर्स ब्लॉक अलॉट हुआ है। ये 0 से लेकर 94 तक हो सकता है, क्योंकि 20 मेगाहर्ट्ज़ में 100 रिसोर्स ब्लॉक होते हैं, तो 94 देंगे तो 94 से लेकर 100 वो 6 रिसोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि इसको मिनिमम जो है 6 रिसोर्स ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसा कि रूट सीक्वेंस इंडेक्स बोले, तो जो प्लान करते हैं रूट सीक्वेंस इंडेक्स पर, उसमें लॉजिकल रूट सीक्वेंस नंबर डालते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 0 से लेकर 23, तो 0 के करस्पॉन्डिंग फिजिकल रूट सीक्वेंस जो नंबर होगा, जो ZC नंबर होता है, वो 129 होगा। 0 करस्पॉन्डिंग 1 करस्पॉन्डिंग 710,
ऐसे करके जो मेरे 838 रूट सीक्वेंस हैं उनके करस्पॉन्डिंग अलग अलग फिजिकल रूट सीक्वेंस वैल्यू होगी। जो डिफाइन करेंगे वो डिफाइन हम ये करते हैं, लॉजिकल रूट सीक्वेंस नंबर उसके करस्पॉन्डिंग वो ले लेता है। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि जो करंट क्राइटेरिया था कि हमको 4 रूट सीक्वेंस पर सेल रिक्वायर्ड थे, मान लेते हैं ओमनी है सारे, 4 रूट सीक्वेंस रिक्वायर्ड थे, तो यहाँ पे प्लान किए 0 1 2 0 यहाँ पे डिफाइन कर दिए, तो वो 0 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। अब यहाँ पे हम 1 नहीं डाल सकते, यहाँ पे हम फिर 4 डालेंगे जिससे वो आगे के रूट सीक्वेंस ले, फिर उन रूट सीक्वेंस से वो अपना प्रियम्बल सीक्वेंस जनरेट करेगा 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पे अगर हम बीच में कोई नंबर डाल देंगे, यहाँ पे 2 डाल दिए या फिर यहाँ पे हम 4 डाल दिए, तो प्रियम्बल जो है मेरा सेम प्रियम्बल आईडी जनरेट होंगी और वो क्लैश करेगा। तो रूट सीक्वेंस की प्लानिंग हम इस तरह करते हैं। ये था मेरा कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन था रैज प्रोसीजर के लिए, जो जो मेरे पैरामीटर होते हैं वो सारे भी, और प्रियम्बल क्या होता है,